से भाग होते हैं ये डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं। मिट्टी का सबसे ऊपरी परत जो है ये देखिए, उसमें क्या होता है, ह्यूमस वनस्पति के साथ ये ऊपरी परत है। उसके बाद वाली जो परत होती है उसमें होती है बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा, इसको कहा जाता है। ये दूसरा नंबर जो ये वाला भाग है वो। उसके बाद होता है अपक्षयी चट्टाने वाली पदार्थ होती है, तीसरा नंबर जो पीला दिख रहा है। और सबसे नीचे क्या होता है, जनक चट्टाने होता है। बॉक्स में एक दिया हुआ शब्दावली अपक्षय: तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधा, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावरित शैलों को टूटना और क्षय होता है। अपक्षय में क्या होता है, ये चट्टाने होता है जो तापमान परिवर्तन के कारण मानव क्रिया एक्टिविटी के क्रियाकलाप की वजह से या प्राणियों के क्रियाकलाप की वजह से जो चट्टानें चलती है उसको क्या कहते हैं, अपक्षय। वो इस डायग्राम में समझाया गया है। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। भूमि पर पाए जाने वाले खनिज से होता है, ये ऊपर वाले लाइन का जो है हम लोग यहाँ पूरा किए थे, उसी के आगे का लाइन ये यहाँ। यह अपक्षय की क्रिया के माध्यम से बनती है। जो मिट्टी बनने का प्रक्रिया है, पहले चट्टान होती है और फिर इसको टूटता है, फूटता है धीरे धीरे, किसमें अपक्षय की क्रिया होती है। फिर इसमें क्या मिलता है, ह्यूमस मिलता है, वनस्पति के अवशेष, जीव जंतु के अवशेष मिलते हैं। फिर बहुत सालों में बाद में, जैसे बहुत सालों बाद क्या, 1 सेंटीमीटर, सैकड़ों सालों में 1 सेंटीमीटर मिट्टी का निर्माण होता है। वही चीज़ यहाँ बताया गया है, अपक्षय की क्रिया के माध्यम से बनती है। खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अगर ह्यूमस की मात्रा और खनिज टोटल अगर मिट्टी में सही मात्रा में है तो क्या होगा, वो मिट्टी उपजाऊ होगा। अगर ह्यूमस की मात्रा नहीं होगी, सिर्फ खनिज होगी, पथरीली ज़मीन होगी, तो क्या होगा, वो उपजाऊ नहीं होगा। हम लोग जो ये नीचे देखे हैं ये जनक चट्टाने, इसके माध्यम से क्या होता है कि रंग, मिट्टी का रंग किस तरीके का होगा, इसके लिए ये जिम्मेवार होगा जनक चट्टाने। रंग, गठन किस प्रकार, गठन, रासायनिक गुणधर्म उसका कैसा होगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये जनक चट्टाने। खनिज की मात्रा, उसमें कितना खनिज है मिट्टी में, कोई भी मिट्टी में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये तीसरा नंबर वाला सबसे नीचे वाला जनक चट्टाने की वजह से होता है। पारगम्यता का निर्धारण भी करता है, किस प्रकार का ये जनक चट्टाने से मिट्टी का निर्माण हुआ है। दूसरा है जलवायु, कितना टेम्परेचर है जहाँ पे मिट्टी बना है, वहाँ का जलवायु कैसा है, तापमान कितना है। वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस के निर्माण की दर को प्रभावित करता है। 3-4 चीज़ जो है कि मिट्टी में कितना ह्यूमस होगा उसको प्रभावित करेगा। जैसे जहाँ मिट्टी का निर्माण हुआ है वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पर टेम्परेचर, मिट्टी बनने की प्रक्रिया में कितना तापमान रहा है, वो भी प्रभावित करेगा कि उसमें ह्यूमस कितना होगा। वर्षा कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है उसके ह्यूमस के निर्माण के दर को प्रभावित करेगा कि उसमें कितना ह्यूमस है इस मिट्टी में और कितना नहीं है। और जो मिट्टी का मोटाई होता है, ये दूसरा, ये वाला बॉक्स जो है, समय, मिट्टी की मोटाई को निश्चित कौन करता है, समय। कितना वर्षों, कितना लाख साल वर्ष लगा। जैसे हम लोग क्या देखे हैं यहाँ, 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में कितना समय लग रहा है, सैकड़ों वर्ष लग रहे हैं। तो मिट्टी की कितनी मोटाई होगी इसका निर्धारण होता है समय से। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस के निर्माण की दर को भी प्रभावित करता है। किस प्रकार की वनस्पति जहाँ पे मिट्टी बना है, किस प्रकार की वनस्पति है, किस प्रकार के प्राणी जीव जंतु वहाँ पे और सूक्ष्म जीव वहाँ पे थे उस समय मिट्टी बनने की प्रक्रिया में, उसको ह्यूमस के निर्माण को दर में। अब जैसे ह्यूमस का पेड़ पौधे के पत्तियों से आजकल के समय में जो गलता है उसके बाद क्या होता है, ह्यूमस का निर्माण होता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे किस तरीके की वनस्पति हो। अगर बिना पत्ते वाला वनस्पति हो, छोटी पत्तियों वाला वनस्पति हो, किस तरीके का वहाँ जीव जंतु हो, तो वो भी प्रभावित करेगा किस रेशियो से वो ह्यूमस का निर्माण मिट्टी में हुआ है या हो रहा है। ऊंचावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय के निर्धारण करता है। अब जैसे अगर ये पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ मिट्टी का निर्माण अगर होना प्रारंभ हुआ तो उसमें क्या प्रभावित करेगा, ऊंचावच की तुंगता, ढाल कितना है, मृदा के संचय, यहाँ मिट्टी रुकेगा कि आगे बह के आगे बढ़ जाएगा, अपक्षय होकर और दूर चला जाएगा, ये भी निर्धारण करता है। अब मृदा निर्माण के कारक को देखेंगे हम लोग। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप है। जनक सेल वो नीचे वाला जो हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा नंबर ये वाला
जनक सेल सबसे नीचे वाला जो ये इस डायग्राम में हम लोग देखेंगे उसके बारे में बात कर रहा है कि जनक सेल का स्वरूप और जलवायुविक कारण है, वहाँ की उस समय की जलवायु किस तरीके की रही है मिट्टी निर्माण के समय, या अभी किस तरीके की जलवायु है। मृदा निर्माण के अन्य कारक में स्थलाकृति, जैव पदार्थ की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होते हैं, माने जिस जगह पे मिट्टी निर्माण हुआ है सब जगह भौगोलिक रूप से, जलवायु रूप से किस परिस्थिति में है, किस लोकेशन पे है, ये अलग अलग होगा। एक क्रियाकलाप है भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थली, पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती है। विभिन्न प्रकार के मृदाओं की एक एक मिट्टी एकत्रित कीजिए। ये तो अगर एक गांव में रहने वाला बच्चा है तो उसके लिए संभव नहीं है, लेकिन जो कल्पना कर सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी कैसी होगी, काली मिट्टी जो हमारे दक्कन ट्राइब की तरफ दक्षिण भारत में पाया जाता है वो कैसी होगी मिट्टी, लाल मिट्टी जहाँ बारिश ज़्यादा होती है लेटराइट मिट्टी, और मरुस्थली मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। अगर कई जगह लोग घूमे होंगे तो मिट्टी का अंतर वो कर सकते हैं, इस चीज़ को निरीक्षण किए होंगे। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, किस तरीके से हम उसका संरक्षण करेंगे, इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा का ये क्या है, दो खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारणों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। अब इसमें सोचिए मानवीय कारण क्या हो सकते हैं, जैसे पेड़ पौधों की कटाई, ये हो सकते हैं मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण में क्या हो सकते हैं, जो अभी हम लोग भूस्खलन पढ़े हैं, भूकंप पढ़े हैं, ज्वालामुखी, ये जो क्रियाएं हैं, अत्यधिक कहीं ज़्यादा बारिश हो जाना, सूखा पड़ जाना, ये भी हो सकता है। तो दो मानवीय कारण और प्राकृतिक कारण हम लोग देखें आगे वो भी मिलेगा। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनों उन्मूलन, ये क्या मानव द्वारा किया जाता है। अतिचारण, ये भी मानव के माध्यम से होता है। रासायनिक उर्वरकों का, जैसे इधर पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में अभी देखिएगा कि मरुस्थलीकरण हो रहा है, ज़मीन में मिट्टी उपजाऊपन खत्म हो रहा है, ये ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से हुआ है। कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग, वर्षा का दोहन, भूस्खलन, बाढ़, इसकी चर्चा हम लोग थोड़ी देर पहले किए हैं। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न हैं। अब हम लोग देखेंगे मृदा संरक्षण के विधि क्या क्या है। पहला है मल्च बनाना। ये क्या है, पौधे के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। पौधे के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता और ह्यूमिडिटी क्या होती है, मृदा की ह्यूमिडिटी रुकी रहती है। दूसरा है वेदिका फॉर्म। वेदिका फॉर्म मतलब देखिए इस फोटो से आप वेदिका फॉर्म को समझ सकते हैं। अगर बड़ी पहाड़ी है, जैसे ये बड़ी पहाड़ी है, इसका क्या है, इसको छोटे छोटे हिस्सों में ऐसे ऐसे इस तरीके से वेदिका फॉर्म बना के खेती यहाँ की जाती है। ये हो गया वेदिका फॉर्म। तो पढ़ते हैं इसको क्या कहा जाता है इसमें। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इसके पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन इससे क्या होता है, कम होता है। अब एक दूसरी चीज़ है समरोच्च रेखीय जुताई। ये देखिए इस तरीके से खेतों का जुताई समरोच्च रेखीय जुताई कहते हैं। इसमें क्या है कि पहाड़ी ढाल पर समरोच्च रेखीय समांतर जुताई। समांतर जुताई कहने का मतलब है कि ये अगर पहाड़ी हुआ, ये फोटो में इसको देखते हैं, देखिए ये फोटो दिया गया, जैसे पहाड़ी हुआ, ये पहाड़ हुआ पूरा, तो इसको ढलान जिस तरीके से ढलाना है उसी तरीके से एक समांतर रेखा में लगभग इस तरीके से जुताई कर दिया जाए और उस तरीके के रेखा बने तो क्या होगा, पानी बीच वाले नलिका से मुख्य पानी जो होगा इधर से निकलेगा, बाकी खेत पर पानी का बहाव कम होगा। बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करती है। एक है रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों में, हाइलाइटर लेते हैं, तटीय प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए क्या होता है, पेड़ के किनारे बार पर
जिसको डनेर कहते हैं या बार भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, पेड़ लगाए जाते हैं इस तरीके से। उससे क्या होता है, शुष्क प्रदेश में पवन गति से जो धूल मिट्टी उड़ जाते हैं, यहाँ से उपजाऊ मिट्टी उड़ जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, उसको रोका जा सकता है। समुच्च रेखीय रोधिकाय का निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए क्या होता है, पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिका के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाई भी बनाई जाती है। एक क्रियाकलाप यहाँ दिया गया है, इसको इस तरीके से समझिए कि देखिए एक ये कार्टून या बर्तन लिया गया है, एक जार लिया गया है। इस जार में क्या किया गया है, मिट्टी लगाया गया है और इसमें कुछ फसल पौधे उगाए गए हैं, ये खाली है और दोनों में ऊपर से मग से पानी पटाया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि और इसको एक ढक्कन में एकत्रित किया जा रहा है। इसमें क्या किया जाता है कि जब इसमें पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो क्या होगा, सारा मिट्टी दह के नीचे आ जाएगा। लेकिन वही देखते हैं जिसमें पौधा लगा हुआ है, उसमें का पौधा जो है जड़ों को, मिट्टी को पकड़ के रखता है। इस वजह से मिट्टी का बहाव इसमें बिल्कुल नामात्र के होगा या कम होगा। मिट्टी में चट्टानी बांध भी है, यह जल के प्रभाव को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या है, ये मिट्टी संरक्षण का, क्षति को रोकने का ही उपाय है। चट्टानी बांध यह नालियों के रक्षक एवं मृदा को क्षति से भी रोकता है। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर में फसल विविधीकरण इसको कहा जाएगा, बीच बीच में फसल उगाना। क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन मीटर प्रति वर्ष था। माने एक आदमी का खर्च करने के लिए कितना जल था, उपलब्ध था, 3850 घन मीटर, जो वर्ष 2000 में बढ़कर कितना खर्चा होने लगा, 6000 घन मीटर खर्च से भी अधिक होने लगा है। माने लोग पानी का खर्चा क्या हुआ है प्रति व्यक्ति, बहुत दुगुना, लगभग दुगुना के आसपास हो गया है। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ पर 3/4 जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब साल पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यानी जीव का विकास, जीवन का आरंभ जो कहाँ से हुआ है, ऐसा माना जाता है कि पानी से ही, महासागरों से ही हुआ है। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। टोटल पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है, 2/3 भाग, और विविध प्रकार के पौधे जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। लवण जल केवल अलवण जल माने जो पीने योग्य है, उसमें भी बर्फ का हिस्सा है, 2.7% है। इसका भी 70% भाग सिर्फ बर्फ के रूप में या चादरों में, हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड अन्य पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण यह मनुष्य की पहुंच से बाहर है। केवल 1% अलवण जल ही जल उपलब्ध है और वह मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल के रूप में है, यानी ज़मीन के अंदर, ग्राउंड वाटर, नदियों में है और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में है। वायुमंडल में वाष्प के रूप में भी पाया जाता है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा, हम लोग जल चक्र देखे थे पिछले कक्षा में या पिछले पाठ में कि किस तरीके से जल चक्र चलता है। इसी बात को यहाँ कहा जा रहा है कि क्या जल को ना घटाया जा सकता है और ना ही इसकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है, ना ही इसे घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रिया द्वारा महासागरों में और वायु, भूमि और पुनः महासागरों का चक्रण द्वारा नियंत्रित गतिशील रहता है। जैसे हम लोग देखे थे कि सबसे पहले अगर किसी ज़मीन पे पानी पड़ा हुआ है तो वाष्पित होकर कहाँ जाएगा, ऊपर
वाष्पित होकर ऊपर जाएगा, फिर वहाँ क्या बनेगा, बादल। बादल बनेगा, फिर क्या होगा, बादल संघनित होकर फिर से अगर बारिश हुआ तो फिर पानी आएगा कहाँ, नीचे। जब पानी नीचे आएगा फिर कहाँ, नदी में, तालाब के माध्यम से फिर ये जाएगा समुंदर में। जैसा कि आप जानते हैं कि जल चक्र कहते हैं, इसी चक्र को क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि में, उद्योग और बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन में भी प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा उपयोग, जैसे कृषि कार्य में हम लोग जल का उपयोग करते हैं, उद्योग में करते हैं, और बांध पर जलाशय को रोककर विद्युत उत्पादन में भी पानी का उपयोग हम लोग करते हैं। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल के प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग और बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन है। अब जल की मांग क्यों बढ़ रही है, इसको इस तरीके से समझिए। एक तो जनसंख्या बढ़ रहा है, दूसरा जनसंख्या बढ़ेगा तो सब कोई के लिए भोजन चाहिए। अब भोजन चाहिए तो क्या होगा, फसल उगाना होगा, उसके लिए भी पानी चाहिए। और एक नकदी फसलों की मांग बढ़ने से लोग ज़्यादा सिंचाई करते हैं और पानी का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, नगरीकरण बढ़ रहा है, लोगों का जीवन भी बेहतर हो रहा है। अब पहले आदमी 1-2 बाल्टी से नहा लेता था, अब बाथ टब में नहाते हैं, स्विमिंग पूल में नहाते हैं। बहुत तरीके की विलासिता की वस्तुओं में पानी का ज़्यादा खपत हो रहा है। जल उपलब्धता की समस्या। विश्व में कई प्रदेश में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग में और उत्तर पश्चिमी मैक्सिको में, दक्षिण अमेरिका के भाग में, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया में अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। ये जो स्थान है क्या है, यहाँ पानी की कमी हो रही है, मीठा पानी यानी अलवणीय जल का। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। उनके जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसम अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग जल स्रोतों का संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। क्या हो सकता है कि अगर बारिश कम होती है उस समय भी जल की अभाव होगा, या उपयोग क्या होगा, उपयोग ज़्यादा हो रहा है तब जल का कमी होगा। जल स्रोत में क्या होगा, संदूषण हो गया है या प्रदूषण कह सकते हैं, वहाँ भी जल का अभाव होगा। किस तरीके से हम जल संसाधनों को संरक्षण कर सकते हैं, इसके लिए कुछ बातें बताई गई है। आज विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुँच एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधनों के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, यद्यपि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोगिता के लिए अनुपयुक्त बना देता है। जब जल, मीठा जल, अलवणीय जल है भी, लेकिन अगर प्रदूषित हो गया, जैसे गंगा का जल अभी कितना प्रदूषण है, यमुना का जल देख सकते हैं, तो क्या हो गया, अनुपयुक्त बना देता है। असंशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि में रसायनों का विसर्जन, जिस तरीके से हम लोग कीटनाशक का छिड़काव करते हैं फसलों पर, वो भी कहीं ना कहीं पानी में ही जाके मिलता है। और जो कभी नष्ट न होने वाली भी कुछ रासायनिक तत्व है जो पानी में मिलके पानी को दूषित करता है। जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव माने इंडस्ट्रियल वेस्टेज को भी हम लोग क्या करते हैं, जल में बहा देते हैं, उससे भी जल प्रदूषण हो रहा है। प्रमुख संदूषण हैं इनमें शामिल नाइट्रेट धातु, पीरानाशी जल को दूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होते हैं, जो कभी विघटित होने वाले नहीं है, मतलब कभी खत्म होने वाले नहीं है। उस तरीके का भी रसायन है जो जल में होने के कारण जल द्वारा मानव के शरीर में पहुंच जाते हैं, और इसके संदूषण को जल निकायों में छोड़ने से पुनः बहिस्राव को उपयुक्त विधि से संशोधित करके जल का प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है।
ये लाइन को हम लोग फिर से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है ये लाइन। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। ये जो कीटनाशक के छिड़काव हम लोग करते हैं उसमें जो अजैव निम्नीकरणीय है, जो कभी ख़त्म होने वाले नहीं है, वो रसायन भी हमारे शरीर में चला जाता है। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने के पूर्व बहिस्राव को उपयुक्त विधि से शोषित करके जल माने उस तरीके के कीटनाशकों से, उस तरीके के रसायनों से हम लोग जल में बहने से पहले ही उसका संशोधित कर ले, उसका अन्य कोई निराकरण कर ले, तो क्या होगा, जल प्रदूषण से हम लोग बचा जा सकता है। ये लाइन वही चीज़ कह रहा है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं। वन एवं अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह जो है, मिट्टी अगर पानी का बहाव है उसको कम करेंगे तो क्या होगा, वाटर रिचार्ज होगा, ग्राउंड वाटर, भौम जल का पुनर्चक्रण हो पाएगा। जैसे अगर बारिश हो रही है, बारिश हुई, इस पहाड़ों पे बारिश हुई, तो बारिश हुई तो अगर पेड़ पौधा रहेगा इस इलाके में तो क्या होगा, पानी को धीरे धीरे आगे बढ़ने देगा। जब तक धीरे धीरे होगा तब तक क्या होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, तो पुनः पूरित हो सकता है। अगर पेड़ पौधे हम सारा काट दें, क्या होगा, जल्दी से बारिश होगा और मिट्टी नदी के बहते बहते सीधे समुद्र में जाके लवणीय जल में मिल जाएगा। उसी बात को यहाँ कह रहा है कि वन और अन्य वनस्पति के आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रह पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि है। वही चीज़ यहाँ भी बताया गया है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाले नहरों को पक्का किया जाना चाहिए। जैसे जो जल हमारे सिंचाई के लिए है तो जो नहर के माध्यम से आती है, तो नहर को हम लोग क्या कर सकते हैं, सीमेंटेड कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं कि जितना हमको सिंचाई के लिए पानी चाहिए वो टोटल पानी हमारे खेतों तक पहुंच सके। वही बात यहाँ कह रहा है। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति को रोकने के लिए स्प्रिंकल सिंचाई भी कर सकते हैं। ये इसको कहते हैं स्प्रिंकलर, माने ये ड्रॉप फुहारा टाइप के जो पड़ रहा है, इसी को कहते हैं स्प्रिंकलर सिंचाई कहते हैं। अधिक प्रभावी विधि भी होता है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई का ड्रिप अथवा टपकन विधि, जहाँ पानी जल्दी वाष्पित होता है, वाष्पीकरण हो रहा है, उसके लिए टपकन विधि, मतलब क्या किया जाता है, उसमें हर पेड़ के पास एक नल लगा होता है, एक पाइप लगा जो टपक टपक के पानी उस पेड़ पे गिरता है, उसको क्या कहते हैं, ड्रिप अथवा टपकन विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव हम लोग देखेंगे। हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, जल का संचय किस तरीके से बचाया जा सकता है वो देखे हैं। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैली हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह कितना सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों और दीप छात्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत के बांस की बनी है। भारत के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी आद्र प्रदेशों में बांस की प्रचुर मात्रा पैदा होती है। यानी नॉर्थ ईस्ट, इधर असम, अरुणाचल, मेघालय की तरफ की बात हो रही है। जेंसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम और रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे कौन कौन सा, एक शहतूत के पेड़ से हमको रेशम मिला, उससे हम लोग क्या बनाए, उससे स्कार्फ जो पहनी हुई थी वो बना हुआ है। दूसरा हम लोग हैंडबैग देखे हैं, और जो जूट से बनी हुई है, कहाँ से मिला, हम लोग पेड़ पौधे से ही मिला है। तीसरा हम लोग क्या देखे हैं, बांस और बेंत से बना हुआ कुर्सी हम लोग देखे हैं। तो ये सब हम लोग को कहाँ से मिल रहा है, पेड़ पौधे से ही मिल रहा है।
कि हमारे दैनिक जीवन के बहुत से उपयोग चीज़ पेड़ पौधे से मिलता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच में एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर रहते हैं। डिपेंडेंसी रहती है एक दूसरे जीव का। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। ये जीवन का जो आधार है, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी जो है, और किस तरीके से डिपेंडेंसी होती है आप आगे देखिएगा। या ऐसे समझ सकते हैं कि एक मेढक कीट पतंगे को खाकर जीती है, और फिर एक सांप उस मेढक को खाकर जीती है। क्या है, डिपेंडेंसी है। हिरन जो है घास खाएगा, और फिर हिरन को कौन खाएगा, शेर खाएगा। ये सर्कल है। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देता है, प्राणियों को आश्रय देता है, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। किसके माध्यम से होता है ये सब, पेड़ पौधे के माध्यम से होता है। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं कौन, पेड़ पौधा। रक्षक मेघला के रूप में भी कार्य करते हैं। भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। ये हम लोग देखे थे कि भौमजल कैसे रिचार्ज करता है पेड़ पौधा, किस तरह के उसमें सहायता करते हैं। हमें फल, लेटेक्स, तारपीन के तेल, गोंद, औषधीय पौधे, कागज़ प्रदान करते हैं। ये भी चीज़ जो होता है, फल, लेटेक्स, तारपीन के तेल, गोंद, औषधीय पौधे, ये सब कहाँ से मिलते हैं, कागज़, ये सब पेड़ पौधे से ही हमें प्राप्त होती है। जो आपके अध्ययन के लिए आवश्यक है। पौधे के असंख्य उपयोग है, इनमें से आप कुछ को जोड़ सकते हैं। मैंने जितना बताया गया है उसके आगे भी आप लोग सोच सकते हैं कि और क्या चीज़ हमारे पौधे का उपयोग है। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट जलीय जीव के रूप में आते हैं। उनमें से हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में भी मदद करती है, और परितंत्र में अपघटक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहते हैं और अपघटकों के रूप में कार्य करते हैं। गिद्ध जो है एक चिड़िया है जो मृत जीव जंतु को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो या अथवा छोटे, सभी परितंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। अब गिद्ध के बारे में यहाँ दिया गया है, वो हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं को उपचार में, जैसे पशु क्या होता है कि जब गाय भैंस जो पशु पालते हैं, जब उनकी तबीयत खराब होती है तो उसको कुछ दवा दिया जाता है। डाइक्लोफेनिक, एस्पिरिन अथवा ब्रूफेन जैसी दवा, दर्दनाशक, पीड़ानाशक जो होती है दवा दिया जाता है। और वो जब पशु मर जाता है तो जो गिद्ध होता है, अपमार्जक होता है, जो क्या होता है, उस पशु पक्षी को खा के अपघटक के रूप में कार्य करता है। तो अब जब गिद्ध खाएगा उस मांस को, जो जानवर मर गया है उसमें, उसके अंदर क्या चला जाएगा, एस्पिरिन, ब्रूफेन और डाइक्लोफेनिक वाली दवा उसके गिद्ध के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उस गिद्ध की किडनी खराब होने से वो मर जाएगी। पशुओं पर इन औषधियों को उपयोग करने का प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि गिद्ध की संख्या बढ़े। अभी तो पिछले 10 वर्षों में, 20 वर्षों में गिद्ध की संख्या काफ़ी कम हुई है भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र से। अब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान, आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति की मुख्य प्रकारों में 4 वर्गों में बांटा जाता है। वनस्पति कितने प्रकारों में बांटा जाता है, 4 में। उसमें क्या है, वन है, घास स्थल एवं गुम्ल एवं टुंडा, 4 प्रकार में बांटा जाता है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं।
जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार, उसकी सघनता कम होती है। यानी जहाँ आर्द्र और वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ क्या होगा, बड़े बड़े हमको पेड़ देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे आर्द्रता और गर्मी कम होगी क्या होगा, शुष्कता आएगी, उसका आकार, वृक्षों का आकार भी छोटा होगा और उसकी सघनता भी कम होती जाएगी। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ें गहरी होती है। जैसे जहाँ पानी की कमी होगी वहाँ क्या होगा, शुष्कता वाले क्षेत्र में कोई भी पेड़ पानी लेने के लिए क्या करेगा, अपने जड़ को नीचे ज़मीन में गहरा तक ले जाएगा। तो ये शुष्कता वाले क्षेत्र में पौधे का जड़ क्या होगा, बहुत लंबा होगा और उसका पत्ती जो होगा कांटेदार होगा और छोटा पत्ती होगा, क्योंकि उसको वाष्पोत्सर्जन कम करे और आर्द्रता से होने वाली हानि से बच सके। इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाले होंगे। इसका जो पेड़ का जो मसल्स होगा, जो डाढ़ पतला होगा, क्या होगा, ये मोमी सतह वाला होगा कि जल्दी से उसको वाष्पोत्सर्जन न करे। शीत ध्रुवीय प्रदेश में टुंडा वनस्पति मॉस एवं लाइकेन सम्मिलित है। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उससे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाना, वनों के विशाल क्षेत्रों को और वृक्षों को काट दिए गए हैं। जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए, रहने के लिए ज़मीन चाहिए। तो लोग क्या कर रहा है, जंगलों को काट रहा है। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। अब आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को हम लोग संरक्षित कर सकते हैं। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। पौधा क्या है, जैसे जंगल है तब तो वहाँ जानवर रहेंगे। साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित करता है। कौन, पेड़ पौधा। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है और कुछ लुप्त होने के कगार पे है। जैसे कुछ ऐसे जीव भी है जो पूरी तरीके से लुप्त हो रहे हैं और कुछ लुप्त के कगार पे है। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन से भी कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ा रहा है। कौन कौन सा कारण है, वन उन्मूलन, मृदा का अपरदन, निर्माण कार्य और दावानल और भूस्खलन, ये कारण हैं जो प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को भी बढ़ा रहा है। आज मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की भी संख्या को फिर से पढ़ेंगे इसको। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है। शिकार करने के माध्यम से जीव जंतुओं को मारा जाता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। अभी नामीबिया से चीता लाया गया है भारत में, कुनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में रखा गया है। तो अंतिम चीते जो थे भारत में 1950 के तकरीबन में विलुप्त हो गए। तो अंतिम जो कुछ चीते थे उस समय शिकार के माध्यम से ही उनको मार के ख़त्म कर दिया गया था। तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंजों के साथ साथ सींगों का एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं को अनाधिकार शिकार किया जा गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैकबग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इसका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निचल हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निचल?
क्योंकि इसको संरक्षित किया जाए, वन्य जीव को एवं वन को। सक्रिय घाटियाँ, झीलों और आर्द्र भूमि संरक्षण का मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। आर्द्र भूमि का भी संरक्षण क्यों किया जाता है? ये मूल्यवान संसाधन को बचाने के लिए। एक शब्दावली है राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया यह प्राकृतिक क्षेत्र है। इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण संतुलित बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजाति और प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर है। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहन करना चाहिए। स्कूल के बच्चे को पक्षी को देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सके। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उसके व्यापार करने पर को विरोध किया है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारस एवं मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड द इंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिससे प्राणियों और पक्षियों के अनेक जातियों की सूची तैयार की गई है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों एवं प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधे और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। शब्दावली है जीवमंडल निचय। यह वैश्विक नेटवर्क से जुड़ा रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। क्या आप जानते हैं CITES माने साइट्स इसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा। सरकार के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि वन्य प्राणी, पौधे के नमूना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उनके जीवन के कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं के 5000 जातियाँ, पौधे के 28000 जातियाँ को रक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्कटिक एंड येलो कुछ उदाहरण इसके है। ये हम लोग का चैप्टर होता है समाप्त। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, 8वीं क्लास का ये दूसरा अध्याय है। आगे भी इससे भी बड़ी बड़ी चैप्टर हम लोगों को मिलेंगे। ज़्यादा होने पे इसको 2 भागों में करके हम लोग देखेंगे। अभी तो एक एक वीडियो करके 6ठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास तक हम लोग सारी क्लास को देखेंगे। कुछ सुझाव देना हो दोस्तों तो आप कमेंट करके कुछ सुझाव दे सकते हैं, या कुछ गलत हो तो आप हमको बता सकते हैं कि सर ये गलत है या आपको इसको सुधारना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।